नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो भी भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 1, जो कि भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल है, जिसका नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद नंबर 1 में दिया गया है। और इस अनुच्छेद में बताया गया है कि इंडिया अर्थात जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर फर्स्ट में बताया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जो कि राज्यों का संघ होगा किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 1, जिसमें बताया गया है भारत राज्यों का संघ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन। यानी कि इस आर्टिकल के तहत नए राज्य को किस प्रकार बनाना है और जो प्रेजेंट टाइम पर जो राज्य है उनकी बाउंड्री और सीमाओं या उनके नाम में कोई परिवर्तन करना है तो किस प्रकार हम उसके नामों पर परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य किस प्रकार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसके अनुसार किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, यानी कि एरिया को बढ़ा सकती है। उसके बाद क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है तो साथ ही साथ किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा भी सकती है और उसी के साथ राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। साथ ही साथ बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य इसी आर्टिकल का प्रयोग करके बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14, जिसमें बताया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसके अनुसार जो राज्य है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि यानी कि कानून के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जो कि कानून के समक्ष समान होगा। इसमें व्यक्ति से तात्पर्य निगम, कंपनी, नागरिक और विदेशी नागरिकों से है। यानी कि इसमें व्यक्ति से तात्पर्य क्या है? कोई भी निगम होगा या फिर कोई भी कंपनी होगी या कोई इंडिविजुअल नागरिक होगा या विदेशी नागरिकों से तात्पर्य है। विधि के समक्ष समता का अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। तो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन देश से ली गई है। इसमें विधि का अर्थ यह है कि डायसी के विधि के शासन से है। यानी कि जो डायसी के विधि के शासन है उसी का अर्थ है विधि का अर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15। इसके अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के द्वारा धर्म हो या मूलवंश हो, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसी के अनुसार आर्टिकल नंबर 15 का 3 में बताया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। यानी कि महिलाएं हैं और जो बच्चे हुए उनके लिए विशेष उपबंध किया जाएगा आर्टिकल नंबर 15 का 3 के अंतर्गत।
इसी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 15 का 4 के अंतर्गत बताया गया है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों अर्थात SC ST के विशेष उपबंध किया जाएगा। यानी कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर SC ST के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 15 का 4 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत को अंत किया गया है, छुआछूत करना निषेध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है, इस आर्टिकल नंबर में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 18, जिसमें उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य देश या किसी अन्य प्रकार की उपाधि नहीं रख सकता। राज्य, सेना तथा शिक्षा के अतिरिक्त यानी कि कोई भी स्टेट हो गया या सेना हो गया या शिक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान की जाती है तो या तो वो राज्य प्रदान करेगा या सेना प्रदान करेगी या शिक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और साथ में देश का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई उपाधि रख सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 19। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। क्या बताया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 में बताया गया है। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर केवल हमें 6 स्वतंत्रता ही प्राप्त है। अनुच्छेद 19F जो जिसमें दिया गया था संपत्ति का अधिकार, यानी कि हमें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था, ये हमारे मूल अधिकार में शामिल था। लेकिन भारतीय संविधान के 44वां संशोधन में 1978 में किया गया था, जिसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था और 19 के F से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 1978 से पहले यह हमारा मूल अधिकार हुआ करता था और इसके लिए हम अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते थे, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार बन चुका है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात कहीं पर भी रख सकते हैं, तो जो 19 के A के अंतर्गत यह स्वतंत्रता प्रदान है। नेक्स्ट है 19 का B, इसके अंतर्गत बिना अस्त्र शस्त्र के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, यानी कि बिना हथियार के हम अपने सभा या संगठन बना सकते हैं या फिर सम्मेलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19 का सा, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम अपना संगठन स्वयं का बना सकते हैं। नेक्स्ट है 19 का डी, इसके अंतर्गत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, यानी कि हम अपने देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं, चारों ओर घूमने की हमें स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम अपने देश में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं और वहाँ पर बस सकते हैं। नेक्स्ट है 19 का जी, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यापार और आजीविका चलाना, यानी कि हम अपने मन से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी आजीविका चला सकते हैं। यह इस प्रकार आर्टिकल नंबर 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके अंतर्गत हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इसके द्वारा हम स्वयं भी अपनी जान नहीं ले सकते, क्योंकि यह आर्टिकल कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है हम में। और इसी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 21A, इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क यानी कि फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान संशोधन के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 25, जिसके अनुसार बताया गया है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि हमें
पूर्ण रूप से आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे कि सिखों को कृपाण यानी कि तलवार धारण करने का अधिकार है, जो कि इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि सिख जो होते हैं अपने तलवार रखते हैं, जो हिंदू रहते हैं वो तिलक लगाते हैं, तो इसी अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह मौलिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि अन्य मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। और इस अनुच्छेद के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट से 5 प्रकार की रिट जारी करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है। तो सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हॉबियस कार्पस। हॉबियस कार्पस, हॉबियस कार्पस का मतलब है कि सशरीर उपस्थित होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को शरीर सहित उपस्थित होना, जो कि जज के सामने 24 आवर यानी कि 24 घंटे के अंदर उसे उपस्थित होना रहता है। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि हम आदेश देते हैं, उसका मतलब होता है परमादेश। नेक्स्ट है, इसे मैंडेमस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगा देना। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी केस पर या किसी भी व्यक्ति पर रोक लगा देती है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी कि सर्टिफिकेटरी, इसका मतलब होता है कि प्रमाणित होना, यानी कि ये सिद्ध होता है। कौन सा है? रिट उत्प्रेषण। नेक्स्ट है अधिकार प्रक्षा, यानी कि कोवेरेंटो। क्या है? कोवेरेंटो, जिसका मतलब होता है कि किस अधिकार से आपने, किस अधिकार से इसे गिरफ्तार किया है या किस अधिकार से आपने ये काम किया था, उसे कहते हैं अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 38, जिसके द्वारा बताया गया कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना। क्या दिया गया है? लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना। इसके द्वारा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 के मध्य क्या दिया गया है? डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड देश से लिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक क्या है? डीपीएसपी है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। तो इसी में सबसे पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 38, यानी कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। और डीपीएसपी का मतलब होता है कि राज्य इसको लागू करने का प्रयास करेगा, और इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि राज्य को निर्देश दिए जाते हैं, सिर्फ वह लागू करेगा, वो उसके ऊपर है। लागू नहीं भी कर सकता या तो कर भी सकता है, वह उसके लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 39। इसके द्वारा बताया गया है कि स्त्री एवं पुरुष सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, यानी कि जो भी रोजगार है उसके पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन देना, यानी कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो उसको समान कार्य, यानी कि एक समान कार्य कर रहे हैं तो उसको बराबर का वेतन मिलना चाहिए, इस आर्टिकल के तहत बताया गया है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों पर इस प्रकार नियंत्रण रखना कि सार्वजनिक हित सुरक्षित रह सके और धन के केंद्रीकरण को रोका जा सके, यानी कि जो उत्पादन के साधन है उसका नियंत्रण रखना है कि सार्वजनिक हित सुरक्षित रह सके, यानी कि सभी का हित सुरक्षित रह सके, और धन किसी भी एक व्यक्ति के पास केंद्रीकृत ना हो सके, यानी कि एक व्यक्ति के पास इकट्ठा ना हो सके, इस आर्टिकल के तहत बताया गया है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 39A के द्वारा बताया गया है कि सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी कि सभी को समान न्याय, यानी कि समान न्याय मिलेगा, और सबको निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि फ्री के जो वकील रहते हैं, यानी कि अभिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा, सरकारी वकील। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 44, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि समान सिविल संहिता आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया है। तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों का निवास होने के कारण इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, और गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यह व्यवस्था लागू है। और गोवा के बाद कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड राज्य बना है, जिसने समान सिविल संहिता इस लागू की है, समान सिविल संहिता। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A।
51A के तहत मौलिक कर्तव्य बताया गया है। क्या बताया गया? मौलिक कर्तव्य। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो रूस यानी कि रशिया के संविधान से लिया गया है। जब संविधान बन रहा था उस समय ये मौलिक कर्तव्य था, यह उपलब्ध नहीं था, यानी कि इस समय नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो उस समय केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यह जो मौलिक कर्तव्य थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इसे संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। किस में रखा गया है? मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। साथ ही साथ में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु को शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करे। और इस प्रकार अभी प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 54, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसको आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा शामिल होते हैं, राज्यसभा शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें ओनली राज्य से विधानसभाओं के सदस्य शामिल किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जा गया है। यानी कि दिल्ली और जो पुडुचेरी है यानी कि पांडिचेरी की जो विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उसको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। आर्टिकल नंबर 61, जिसमें है महाभियोग की प्रक्रिया। यानी कि महाभियोग जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार है उसके बारे में बताया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग लगाने का एकमात्र आधार क्या होता है कि संविधान का उल्लंघन, या तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन कर दे तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है। महाभियोग किसी भी सदन द्वारा, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी के भी द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। जब राज्यसभा या लोकसभा किसी में से एक से भी पारित हो जाता है तो उसके बाद वह राष्ट्रपति या किसी जिसके ऊपर चलाया जाता है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या मुख्य न्यायाधीश, तो उसके पास 14 दिनों के लिए समय दिया जाता है कि वह सिद्ध कर सके। और उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ है तो फिर 14 दिन बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद उसको महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 72, यानी कि क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति केंद्रीय कानून के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड, सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश तथा मृत्युदंड सहित सभी प्रकार के दंडादेशों को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन कर सकता है। यानी कि किसी भी अपराधी को मान लो मृत्युदंड दिया गया है और वह राष्ट्रपति से आग्रह करता है कि मेरा दंड को कम किया जाए, या तो फिर मृत्युदंड दिया है तो कठोर कारावास में या फिर किसी अन्य प्रकार का दंड दिया जाए, तो वह उसकी सज़ा को राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। चाहे वो उसको कठोर कारावास दे सकता है या तो पूरी तरह उसको माफ़ कर सकता है। तो उसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति है, और यह एकमात्र राष्ट्रपति के पास निहित होती है। और राज्य में देखा जाए तो क्षमादान की शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड से संबंधित निर्णय नहीं देता है कभी भी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 75, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें। यानी कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्यों की नियुक्ति होती है उनकी सेवा शर्तें, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें क्या होगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। यानी कि प्रधानमंत्री सलाह करेगा कि इसे मंत्री बनाना है तो राष्ट्रपति उन्हें ही मंत्री नियुक्त
करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति, यानी कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद रहता है उन्हें लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 76, भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार को विधिक मामलों में सहायता और परामर्श करता है। इसको बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि यह भारत सरकार यानी कि सरकार का क्या होता है? वकील होता है एक प्रकार से। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि सरकारी वकील हो सकता है सरकार का। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही किसी भी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उस पर बैठ सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन लोकसभा या विधानसभा में अपना मत यानी कि जो अपना वोट है वोट नहीं दे सकता वह। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 78, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। इसके तहत प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णय संबंधी एवं संसद की कार्यवाही संबंधी सूचना राष्ट्रपति को दे, यानी कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के जो भी डिसीजन संबंधी और संसद की कार्यवाही की संबंधी जो भी सूचना है किसको दे? राष्ट्रपति को दे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 79, तो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। इसके अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो कि राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, यानी कि जो एक सरल शब्द है, क्या है? सरल। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब बनते हैं। तो सा से बन जाएगा संसद, सा से क्या बन जाएगा? संसद बन जाएगा। आर्टिकल नंबर 79 क्या बनेगा? आर्टिकल नंबर 79 से संसद बनेगा। रा से बनेगा राज्यसभा और ला से बनेगा लोकसभा। तो 79 के बाद क्या जाएगा? रा से 80, यानी कि 80 नंबर में क्या होगा? राज्यसभा और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा कितने पे होगा? 81 में होगा, यानी कि 81 में होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 102, यानी कि संसद की सदस्यता के लिए निर्हरता है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। तो ऐसा व्यक्ति जो संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। सिंपल सा है कि जो व्यक्ति सरकारी पद पर हो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। यदि व्यक्ति विकृत चित्त है और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है, यानी कि सिंपल सा है कि कोई भी व्यक्ति पागल या फिर दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति पागल है तो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट है यदि व्यक्ति दिवालिया हो, यानी कि वही दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि संसद के द्वारा किसी भी यानी कि कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। सिंपल सा है इसका मतलब। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 108 108 संयुक्त अधिवेशन, क्या है? ज्वाइंट सेशन है। तो किसी साधारण विधेयक के संबंध में विवाद होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो कौन से विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता? तो धन विधेयक, यानी कि धन से रिलेटेड जो भी विधेयक होता है और जो संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में पावर किसकी होती है? लोकसभा की पावर होती है। लोकसभा की पावर होने के कारण धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 110, यानी कि 110। इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। तो इसके अंतर्गत निम्न विषयों को शामिल किया गया है। सबसे पहले कर लगाना, उसमें परिवर्तन करना या समाप्त करना, यानी कि टैक्स को किस प्रकार लगाना है, कितना लगाना है, क्या उसमें चेंजेस करना है या पूरी तरह बंद करना है, तो धन विधेयक में बताया गया है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना अथवा इससे संबंधित कानूनों में संशोधन करना, आर्टिकल 110 में बताया गया है। संचित निधि से धन का विनियोग, तो संचित निधि से जो भारत की संचित निधि है जिसमें पूरा धन रखा रहता है उसमें धन का विनियोग आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है।
नेक्स्ट आर्टिकल है 111। 111 में विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार। तो केंद्र का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रखे जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी विधेयक हैं जो राष्ट्रपति के बिना अनुमति से भी संसद में रखे जाते हैं। सबसे पहला है धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद पर रखे जाते हैं। नए राज्य की स्थापना से संबंधी विधेयक, यानी कि नए राज्य बनाना है या किसी विदेशी राज्य को अपने में मिलाना है तो वो भी बिना अनुमति के संसद पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान राज्य के नाम में, क्षेत्र में और सीमा में बदलाव करना है तो वो भी बिना अनुमति के ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 112, वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रावधान, यानी कि क्या है? बजट। क्या है? आर्टिकल 112 में बजट है, लेकिन बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। तो बजट के अनुसार इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री अथवा उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य मंत्री देश के आय व्यय का वार्षिक वितरण बजट प्रस्तुत करता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो वित्त मंत्री होता है वह बजट प्रस्तुत करता है, और यदि वित्त मंत्री अनुपस्थित है यानी कि उपस्थित नहीं है तो उसके द्वारा कोई भी अन्य मंत्री बजट प्रस्तुत कर सकता है। और यह बजट केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यानी कि बजट कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 118, संसद की सामान्य कार्य संचालन प्रक्रिया, यानी कि संसद की जो प्रक्रिया है किस प्रकार संचालित होती है उसके बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियमों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि संसद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 118 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 123, अध्यादेश जारी करना। जब संसद सत्र नहीं चल रहा है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जब संसद का सेशन नहीं चलता है और जब कोई कानून बनाना है हमें तो राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। यानी कि 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा इसको पारित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 113 पर राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया है। आर्टिकल नंबर 213 में किसका दिया गया है? राज्यपाल का अध्यादेश दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल नंबर 124 यानी कि 124 124, भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। कितने हैं? 33 अन्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148 यानी कि CAG के बारे में प्रावधान है। क्या है? CAG। CAG के बारे में कौन सा आर्टिकल में प्रावधान है? 148 यानी कि 148 में प्रावधान है। तो CAG क्या होता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्तीय का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। यानी कि जो वित्तीय यानी कि आर्थिक जो समस्याएं रहती है या आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम किसका है? CAG का होता है। और जो भी वित्तीय जो समस्याएं रहती है उसका समाधान भी वही करता है। और जो गड़बड़ियाँ रहती है वित्तीय पैसों की गड़बड़ियाँ रहती है उसकी भी जाँच कौन करता है? CAG करता है। तो CAG बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है किसी भी देश के लिए। सो यहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 153। यहाँ पे कौन सा भाग चालू होता है? भाग 5 चालू होता है। क्या होता है? भाग 5 चालू, जिसमें राज्य है। क्या है? राज्य है। भाग 4 में क्या था? संघ था। तो आर्टिकल नंबर 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी एक राज्य है, ये मान लो MP है प्लस UP है, तो इन दोनों राज्य का एक राज्यपाल
हो सकता है। क्या हो सकता है? एक राज्यपाल हो सकता है। और यदि दो राज्य का एक राज्यपाल होता है तो जो राज्यपाल का वेतन है दोनों राज्य मिलाकर देंगे। क्या देंगे? दोनों राज्य मिलाकर राज्यपाल का वेतन देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 168। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 169। इसके तहत विधान परिषदों के गठन और उसकी समाप्ति का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद का गठन किस प्रकार करना है और उसको किस प्रकार समाप्त करना है, तो इसका अधिकार किसे है? संसद को है। लेकिन इस तरह का प्रस्ताव संबंधित राज्य की विधानसभाओं द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। यानी कि सबसे पहले किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है तो उस राज्य की जो विधानसभा है उसको विशेष बहुमत के साथ, यानी कि 2/3 वोट मेजोरिटी के साथ पारित करना होगा। और उसके बाद वह कहाँ पर जाएगा? संसद में जाएगा। संसद में जाने के बाद संसद में पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। और प्रेजेंट टाइम पर भी देखें हम अभी वर्तमान में देखें तो केवल 5 राज्य है। 5 राज्य है जिस पर वर्तमान में विधान परिषद है और बाकी राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसी कारण सभी राज्यों में विधान परिषद ना होने के कारण जिस विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 214। तो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी कि हाईकोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल नंबर 214 के तहत। तो और हाईकोर्ट से संबंधित बातें यह है कि जैसे 2 राज्य है तो 2 राज्य का सम्मिलित रूप से एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। जैसे कि अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आता है? कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 239 यानी कि 239, इसके द्वारा बताया गया कि संघ शासित क्षेत्रों का शासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन करता है और राष्ट्रपति वहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति करता है और प्रशासकों के माध्यम से वहाँ पर शासन करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 243 यानी कि 243। इसमें पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं दी गई है कि पंचायत किसे कहते हैं, पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं, सचिव क्या होता है। उसके बाद जो पंचायत से रिलेटेड जो परिभाषाएं होती है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 243 में। संविधान के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक पंचायती राज का विकास से संबंधित प्रावधान किया गया है। यानी कि 243 से लेकर 243 तक कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ए से लेकर ओ तक कितने हो जाएंगे? आर्टिकल 15 हो जाएंगे। यानी कि जो 15 उपबंध दिए गए हैं उसमें पंचायती राज के विकास से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 244। तो राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। यानी कि 244 के द्वारा बताया जाता है कि SC ST क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। यानी कि कौन सा क्षेत्र SC ST होगा या किस जाति को SC में शामिल करना है, किसको ST में शामिल करना है, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 244 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 266। भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोकलेखा से संबंधित प्रावधान। यानी कि भारत सरकार की जो संचित निधियाँ है और जो राज्यों की संचित निधियाँ है तो उसके बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 266 में। नेक्स्ट है 267। आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान। यानी कि आकस्मिक निधि यानी कि जो इमरजेंसी में जो फंड रखा जाता है तो उसके बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में? 267 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है 279A जिसमें GST काउंसिल का प्रावधान है। क्या है? GST काउंसिल का प्रावधान है जिसका गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा GST काउंसिल का गठन किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन होती है? केंद्रीय वित्त मंत्री होती है। कौन होती है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होती है। और सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक तो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। यानी कि सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 280। इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 280 पर है। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति होने पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 312। क्या है? आर्टिकल नंबर 312।
इसके अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को देती है। यानी कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, यानी कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को देती है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 315। इसके अनुसार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को एक स्वायत्त संस्था यानी कि ऑटोनोमस बॉडी के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। साथ ही इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। क्या कर दिया गया है? यूपीएससी। तो यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 315। 315 में किसका वर्णन है? आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 324। तो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो इस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किया गया है। तो निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। तो किसी में होते हैं? सबसे पहले तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य आयुक्त होते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो मेन जो निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 343। भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। यानी कि कोई भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है भारत की। भारत की राजभाषा है जो कि हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। आर्टिकल नंबर 343 में बताया गया है। और हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इमरजेंसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित प्रावधान, जो कि नेशनल इमरजेंसी है उसके बारे में बताया गया 352 में। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। यानी कि कोई भी युद्ध हो या फिर कोई बाह्य कंट्री आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित करता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। यानी कि आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। यानी कि मंत्रिमंडल जब लिखित रूप से राष्ट्रपति को देगी कि देश में आपातकाल लागू करना है, तभी आपातकाल लागू किया जा सकता है। और अब तक केवल 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। सबसे पहला तो चीन युद्ध में, यानी कि भारत चीन युद्ध के समय 1962 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट है पाकिस्तानी आक्रमण के समय, जब भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था, उस समय नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी। और 1971 में बांग्लादेश देश का गठन हुआ था, यानी कि निर्माण हुआ था। नेक्स्ट थर्ड थी आंतरिक अशांति के समय। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का आधार लेते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 356 यानी कि 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल से संबंधित प्रावधान था। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य किसी सोच से यह विश्वास हो जाए कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो गया है, उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति को कहे कि यहाँ इस राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और राज्य सही से संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। तो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। और सबसे लंबे समय तक भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा था, जो कि 1987 से 1992 तक लागू था।
और सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और केरल पर लागू हुआ है, जो कि कितने बार हुआ, 10 बार उत्तर प्रदेश में और 10 बार केरल पर लागू हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 360, जिसमें वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। यानी कि जब पैसे की कमी चले देश में या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, तो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। 1991 में भी भारत के पास केवल 15 दिनों तक पैसा था, लेकिन तब भी भारत पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आज तक कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है 368, आर्टिकल नंबर क्या है 368। आर्टिकल नंबर 368 में क्या बताया गया, संविधान में संशोधन, यानी कि संविधान में संशोधन किस प्रकार करना है उसके बारे में वर्णन आर्टिकल नंबर 368 में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।